जय हिंद दोस्तों, शिक्षा एक उद्देश्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज DLED सेकंड सेमेस्टर में हिंदी कक्षा शिक्षण एग्ज़ाम जो है ना उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। देखिए, हिंदी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2015 में, 17 में, 19 में और 21 में, है ना, ये आया है। तो कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करेंगे इसकी कि कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, बात करते हैं कहानी शिक्षण की उपयोगिता की। हम कह सकते हैं कि कहानी शिक्षण के महत्व को कुछ शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। वो शब्द देखिए, फर्स्ट जैसे मैंने पॉइंट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि कहानी शिक्षण से ज्ञान की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है? ज्ञान की। कह सकते हैं देखिए, कहानी के माध्यम से बच्चे जो है ना, वो क्या है, उनके सोचने की, समझने की जो शक्ति है ना, वो कहीं ना कहीं डेवलप होती है। ठीक है, कहानी के माध्यम से बच्चे जो है ना, वो अपने क्रिएटिव विचार को प्रस्तुत करने की भी कोशिश करते हैं और उनको समझने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कहानी शिक्षण के माध्यम से ज्ञान की वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कहानी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। कहानी शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों का, अब देखिए, सर्वांगीण विकास की बात करेंगे तो समझ सकते हैं कि कहानी में हमेशा नैतिक मूल्यों की बात की जाती है। तो कह सकते हैं कि भाई नैतिक विकास होता है उनका। सामाजिकता पर भी जोर दिया जाता है। ठीक है कि नहीं है? तो बात कर सकते हैं कि भाई सामाजिक विकास होता है ना। कहानी में कुछ मनोरंजन के भाव भी प्रकट होते हैं। ठीक है कि नहीं है? क्योंकि भाई मनोरंजन तो करती ही है कहानियाँ कहीं ना कहीं, उनमें कुछ ऐसे चुलबुले कैरेक्टर के माध्यम से या कुछ बातों के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं कि कहानी शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि कहानी अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता तथा अर्थग्रहण। ठीक है, कहानी जो है ना, अभिव्यक्ति, क्योंकि अभिव्यक्ति बच्चे कर पाते हैं कहानी के माध्यम से। जब वो जो पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उनके माध्यम से फिर वो उनका कैरेक्टर को उनको प्ले करना। ठीक है, चाहे तो उनके कैरेक्टर को प्ले करने की बात कही जाए। ठीक है, या फिर जैसे जब टीचर कोई क्वेश्चन पुटअप करता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनके माध्यम से क्या करते हैं वो, कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग, क्योंकि कहानी जब पढ़ते हैं, मान लीजिए उसमें कोई कैरेक्टर है, तो उस कैरेक्टर के माध्यम से कहीं ना कहीं क्रिएटिव जो थिंकिंग है ना, वो भी डेवलप होती है। उसके अर्थ को ग्रहण करना, तो ये सारी चीज़ें कैसी होती है? विकसित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहानी में जो मैंने कहा ना कि जो चुलबुले कैरेक्टर होते हैं, उनसे बच्चे बहुत ही मतलब खुश होते हैं, उनके दिमाग में उस तरह की चीज़ें बनती हैं। ठीक है कि नहीं है? और वो कहीं ना कहीं एक मनोरंजन का एक साधन के रूप में कार्य करती हैं, जो पढ़ाने के साथ साथ मनोरंजन करती हैं, जिससे कि वो अपने जो स्टडी जो पूरा है उनका, जो पढ़ना जो है ना, उसको वो बड़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाते हैं। नेक्स्ट है, कहानियाँ विद्यार्थियों को गद्य पढ़ने के लिए उत्साहित करती हैं। ठीक है, गद्य पढ़ने के लिए उत्साहित करने का अर्थ यहाँ पे इससे है, जैसे आपने भी कई बार देखा होगा कि हम जब कोई स्टोरी जो है ना, उसकी कुछ 4 लाइन पढ़ लेते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आ जाता है कि फिर आगे क्या होगा या कैसे हुआ, ये क्या सारी चीज़ें। कई बार उसमें जैसे जो चित्र दिए रहते हैं, तो उनको देख के हमारा मन हो जाता है कि यार बहुत बढ़िया चित्र है, इसमें देखते हैं क्या इसके बारे में दी गई स्टोरी। तो कह सकते हैं कि भाई गद्य को पढ़ने के लिए उत्साहित भी करती है। कहानियाँ विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करती हैं। किसके करती हैं? कल्पना शक्ति। अब देखिए, बात करते हैं जैसे कल्पना शक्ति की, तो बिल्कुल सही बात है कि जब भी कहानी जैसे पढ़ ले, मान लीजिए एक राजा के बारे में हमने पढ़ा कि भाई एक राजा था, बहुत शक्तिशाली था। तो शक्तिशाली क्या, अब उसमें आप अपना अनुमान लगा रहे हैं कि उसके पास तलवारें बहुत थी या बहुत ताकतवर था। वो किसी ने, अगर उसने किसी को मार दिया तो एक ही बार में वो उठ नहीं पाएगा, गिर जाएगा। तो इस तरह की जो अलग अलग कल्पना शक्ति है, जिस तरीके से भी कहानी है, जो भी कहानी है, तो हम कह सकते हैं कि उसके माध्यम से, है ना, क्या रहता है कि हमारी जो कल्पना शक्ति है उसका विकास होता है। तो ये हमारे कुछ कहानी शिक्षण के उपयोगिता पर कुछ पॉइंट थे। ठीक है, अब चलिए कुछ एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य वस्तु की समझ विकसित करने में मौन वाचन की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए या फिर मौन उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। देखिए, 2021 में ये क्वेश्चन आया है। अब बात करेंगे जैसे हिंदी शिक्षण में मौन वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। 2019 में आया है इस तरह का क्वेश्चन, है ना। देखिए, क्वेश्चन एक ही है लेकिन अलग अलग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो कहने का मीन्स ये कि 2021 में भी इस क्वेश्चन को रखा गया, 19 में भी रखा गया, और ये 2019 और 16 में इस तरह से रखा गया कि मौन वाचन से आप क्या समझते हैं और मौन वाचन का महत्व भी लिखिए। तो हम मान सकते हैं कि भाई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मौन वाचन। चलिए खैर, बात करते हैं मौन वाचन की।
तो मौन वाचन क्या है? मौन वाचन का अर्थ क्या होता है कि स्वयं में मौन वाचन का अर्थ स्पष्ट है कि मौन का अर्थ होता है बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि कोई आवाज़ या ध्वनि से ज्ञात ना होने पाए कि कहीं किसी और क्या पढ़ा जा रहा है। यह मौन वाचन है। और मौन वाचन को हम वैयक्तिक और सामूहिक दोनों प्रकार का बताते अवश्य हैं, परंतु यथार्थ में यह वैयक्तिक होता है। ठीक है, अब देखिए बात की जा रही मौन वाचन की, तो हम कह सकते हैं कि मौन वाचन का अर्थ ही होता है यानी बिना किसी को डिस्टर्ब किए, कह सकते हैं बिना साउंड किए, यानी आवाज़ नहीं आ रही है, आप मन ही मन कुछ पढ़ रहे हैं, दूसरा सामने वाला व्यक्ति समझ भी नहीं पा रहा है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस तरह के पढ़ने को क्या कहते हैं? मौन वाचन कहते हैं। अब देखिए इसमें दो बातें कही गई हैं, एक तो वैयक्तिक और एक सामूहिक। तो वैयक्तिक इसलिए क्योंकि इसको वैयक्तिक तरीके से पढ़ते हैं, पर्टिकुलर जो पर्सन है, इंडिविजुअल, वो कुछ भी पढ़ रहा है, हम समझ नहीं पाते हैं। सामूहिक जो शब्द इसमें यूज किया गया है, सामूहिक में ऐसे कह सकते हैं जैसे लाइब्रेरी में आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी में हर एक पर्सन क्या है, अपना मौन वाचन कंप्लीट कर रहा है। तो एक तरह से देखा जाए है तो उनका वैयक्तिक, लेकिन सामूहिक तरीके से उसको क्या कर रहे हैं, वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको सामूहिक भी कह देते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये वैयक्तिक ही होता है। ठीक है, आगे है कि जैसे यह पूरी कक्षा को एक साथ कराया जा सकता है और जिससे छात्र अपनी अपनी गति के अनुसार पठित अंश को पढ़ते हैं। तो देखिए एक कक्षा में जैसे हम कह देते हैं कई बार कि भाई ऐसा है, अपने अपना कोई भी स्टोरी निकाल लीजिए और उसको क्या करिए, आप पढ़िए, तो वो भी एक तरह का क्या है, मौन वाचन ही है। और उसको इसके लिए भी उसको कह देते कि सामूहिक होता है क्योंकि कक्षा में सारे बच्चे जो है ना एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं है? चलिए कुछ अब आगे देखते हैं मौन वाचन का महत्व। तो बात करते हैं मौन वाचन के महत्व की। मौन वाचन, ठीक है, अब देखिए मौन वाचन हो या अन्य कोई शिक्षण क्रिया, उसकी आवश्यकता और महत्व भाषाई अंतर से दोनों एक ही है और इस दृष्टि से मौन वाचन का महत्व होगा। अब मौन वाचन के महत्व को कुछ पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट इसमें दिया है मौन वाचन का लाभ सभी ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए मौन वाचन का सभी लेने का यहाँ पे अर्थ ये है कि मान लीजिए चाहे घर पर कोई मौन वाचन कर रहा हो, क्लास में कर रहा हो या कहीं भी कर रहा हो, इसमें कोई दूसरे का डिस्टर्बेंस नहीं होता। आप अपने आप में सिक्योर तरीके से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को बिना किसी को डिस्टर्ब किए। आगे है मौन वाचन व्यक्ति दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा, मान लीजिए घर में आप अगर पढ़ रहे हैं और अपना मन ही मन कुछ पढ़ रहे हैं तो इससे किसी भी पर्सन को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, है ना। चाहे वो कुछ भी काम कर रहा हो, चाहे लैपटॉप चला रहा हो, चाहे घर के कुछ और अन्य काम कर रहा हो, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कक्षा में भी ये होता है। मान लीजिए कक्षा को जैसे शांत आप तरीके से आप अगर हैंडल करना चाहते हैं तो आप कह देते हैं कि भाई इस चीज़ को आप अपने मन में पढ़िए सारे बच्चे, तो वो अपने अगर मन में पढ़ते हैं बिना साउंड किए, शोर किए, तो एक हम कह सकते हैं बिना बाधित किए हुए, बिना शोर के कक्षा को आप हैंडल कर सकते हैं। आगे है कि जैसे मौन वाचन कोई भी बालक, विद्यार्थी या व्यक्ति अपनी इच्छा, गति और आवश्यकता अनुसार कहीं भी कभी भी कर सकता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। हम कह सकते हैं कि भाई जो भी विद्यार्थी है या कोई भी पर्सन है वो अपने, जैसे मान लीजिए देखिए अलग अलग सबकी इंडिविजुअल आदत होती है। कोई थोड़ा फास्ट पढ़ सकता है या समझ सकता है, किसी को थोड़ा आराम से पढ़ने की आदत होती है या उसको समझने की आदत होती है। तो हमें इसमें दोनों ही चीज़ें बहुत पॉसिबल है कि चाहे तो आप फास्ट इसको पढ़िए, तेज़ मतलब अपने मन को थोड़ा फास्ट करके पढ़िए, फटाफट उसको कंप्लीट कर लीजिए, और चाहे इसको बड़ा स्लो मतलब धीमी गति से आप उसको पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है कि नहीं है? दोनों ही इसमें चीज़ें पॉसिबिलिटी है इसके। तो कह सकते हैं कि अच्छा मौन वाचन जो है ना कक्षा में ही नहीं, रेल या बस की यात्रा में कहीं भी, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, कभी भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी अपनी एक आदत होती है या फिर उनका नेचर ऐसा है कि उनका बुक्स के बिना नहीं रहा जाता, उनसे पढ़ने की आदत होती है। तो आपने देखा होगा कि वो ट्रेन में बैठे हैं और उन्होंने अपने आराम से बुक निकाली और शांति से वो पढ़ने लगे, है ना। तो ये भी है कि मौन वाचन को हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय में और कहीं भी, चाहे हम ट्रेन में बैठ के उसको पढ़ें, ठीक है, या फिर बस में बैठ के पढ़ें, कहीं भी अपना आराम से पढ़ सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट कुछ पॉइंट है कि इसमें स्वयं की इच्छा के साथ साथ स्वयं की गति से वाचन किया जा सकता है। अब देखिए सबकी, मैंने कहा ना, इंडिविजुअल सबकी अपनी अपनी गति होती है। किसी को फास्ट पढ़ने की आदत होती है, किसी को स्लो पढ़ने की आदत होती है। तो यहाँ पे आपको स्वतंत्रता है कि चाहे तो आप उसको तेज गति के साथ पढ़ लें और चाहे आप धीमी गति के साथ।
अवकाश के क्षणों का उपयोग करने की दृष्टि से मौन वाचन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि छुट्टियों में आप अपनी किताबों को पढ़ें, समझें, ठीक है, अपनी समझ को विकसित करें, तो इसके लिए मौन वाचन बहुत ही उपयोगी है। इसके द्वारा किसी भी अंश की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। जैसे देखा हो आपने, मान लीजिए किसी भी आप साइंस को या फिर आप एसएसटी को, किसी भी सब्जेक्ट को आप अगर पढ़ते हैं तो मौन वाचन के माध्यम से उसके हर एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से उसको समझ पाते हैं, उसकी गहराई तक जा पाते हैं। तो इसके लिए कह सकते हैं कि भाई मौन वाचन के द्वारा किसी भी अंश की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। अच्छा, मौन वाचन के द्वारा वाचन, चिंतन आदि सभी संभव है, जो बालक के बौद्धिक विकास में सहायक होते हैं। क्योंकि पढ़ेंगे तो चिंतन करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर कि वाचन, चिंतन, ये सारी चीज़ें कैसी हैं? पॉसिबल हैं, और ये बौद्धिक विकास में कैसी होती है? सहायक करती हैं। उच्च स्तर पर, है ना, बोल सकते हैं कि उच्च स्तर पर इसकी आवश्यकता और महत्व दोनों ही अधिक है। अर्थात प्राथमिक से माध्यमिक तथा उच्च स्तर के लिए इसकी उपयोगिता बढ़ती ही जाती है। क्योंकि किसी भी टॉपिक को, किसी भी पाठ को समझ के साथ पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करें? मौन वाचन करें और अपनी समझ को विकसित करने की कोशिश करें। आगे बोल सकते हैं कि इसमें व्यक्ति या बालक को क्षमताओं एवं योग्यताओं का पूरा उपयोग किया जा सकता है। देखिए, क्षमताओं की बात इसलिए करी गई है कि हम कह सकते हैं कोई बालक जो है ना, पढ़ने में कम सक्षम है और कोई ज़्यादा सक्षम है, तो वो अपने अनुसार तेज़, मैंने कहा, या धीमी गति से कह सकते हैं, कम या ज़्यादा समझ के साथ कह सकते हैं, किसी भी टॉपिक को, किसी भी पाठ को पढ़ सकता है। तो यानी अपनी अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। ठीक है।